हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में और हम ये समझेंगे कि ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये ग्रीन बॉन्ड बाकी सारे जो बॉन्ड है उससे कैसा अलग है और ग्रीन बॉन्ड नाम ही क्यों पड़ा है। तो ये सारे चीज को इस लेक्चर में हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सीरीज का वीडियो, वो है कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे जो सीरीज है इसके सब वीडियोस टाइम पे आप देख पाओ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम कहाँ पे हैं। आज हम 26 नवंबर कॉन्सेप्ट नंबर 11 पे हैं। तो अगर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इन टॉपिक्स में से किसी एक या किसी कोई भी टॉपिक पे डाउट्स हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं और नए वीडियो के लिए आप जो डेट दिया है वो डेट आप सेव करके रख सकते हैं। हर दिन 11 बजे ये हमारा जो चैनल IXMB है उस पे वीडियो आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम इंडेक्स के तरफ। इंडेक्स में ये समझते हैं कि आप अगर इस लेक्चर में पूरे अंत तक बने रहोगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन टू ग्रीन बॉन्ड के बारे में, देन व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड, उसका डेफिनेशन, उसके बाद सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ठीक है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो आपको समझ में आएगा। फिर ग्रीन बॉन्ड का एक फ्रेमवर्क को हम समझेंगे, देन ग्रीन बॉन्ड का एक कंपोनेंट्स को समझेंगे, राइट। तो ये सारा रहेगा इस लेक्चर का आउटलाइन। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रीन बॉन्ड। तो देखो, इंट्रोडक्शन में जो कमिटमेंट है इंडिया का उसको समझते हैं, ठीक है। अभी देखो, ग्रीन बॉन्ड से एक चीज तो क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। तो कानून में इसके बारे में क्या बोला गया है, इंडियाज कमिटमेंट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट इज एनरिच्ड इन आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 48A, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको जान लेना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ आर्टिकल में लिख देने से सब कुछ हो जाता है? एब्सोल्युटली नहीं। तो आर्टिकल के लिखने के बाद ये है कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक जो कि गवर्नमेंट है, हम है, हर कोई है, राइट। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं पिछले कुछ सालों में। नमामि गंगे मिशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एक ऐसा चीज है, इसको एक तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ गंगा को क्लीन कर देने से नहीं होगा, ये सिर्फ प्लास्टिक हटा देने से नहीं होगा, ये सिर्फ हवा को क्लीन बना देने से नहीं होगा। इट हैज़ टू बी ए कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब चारों तरफ से जहां से भी हम एनवायरनमेंट को फिक्स कर सकते हैं वहां से हम चीज़ों को फिक्स करेंगे, एंड ये होना चाहिए मोटिव। लेकिन क्या ये सारे मोटिव इनफ है? एब्सोल्युटली नहीं। ये तो नेशनल लेवल पे है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। किस प्रकार का कमिटमेंट? वो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने पिछले साल COP26 जो कि ग्लासगो शहर में हुआ था, वहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने देश का लक्ष्य दुनिया के सामने रखा था। तो देश के लक्ष्य में उन्होंने क्या बोला था कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030। मतलब देश 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो इस बात को समझते हैं कि आज के दिन में हम जो एनर्जी बनाते हैं, हम माने कंट्री, वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल से। क्यों? क्योंकि जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, वो कहीं ना कहीं कोल फायर्ड या थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। तो थर्मल पावर प्लांट किससे चलता है? कोल से चलता है। कोल जब जलता है, कोल जलने के बाद क्या इमिट करता है एनवायरनमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड। सो मतलब दैट इज नॉट द ग्रीन एनर्जी। तो द टारगेट इज टू रीच 500 गीगावाट, ठीक है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो आज के दिन में जो भी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो देश का रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट का 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाएंगे, राइट। तो ये है टारगेट।
देन रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 1 बिलियन टन का जो कार्बन एमिशन है एनवायरमेंट में वो कम कर देना। सो इट्स ए ह्यूज नंबर। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। ठीक है, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। तो हमारे देश ने टारगेट अपने सामने रखा है कि हम 2070 तक, है ना, मतलब आज से कहीं ना कहीं 50 साल बाद तक वी वुड बी नेट जीरो। देखो, नेट जीरो का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम क्या बन जाएंगे, कि हम एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, लेकिन जितना हम छोड़ेंगे उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू ट्रीज एंड थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। नाउ इंडिया स्टैंड्स कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030। तो देखो, ये सारा चीज इंटरनेशनल लेवल पे कमिट किया हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कमिट कर देने से ही काफी है? मतलब ये तो कमिटमेंट है, इसके पीछे कुछ काम होना चाहिए। तो इसके पीछे क्या काम हो रहा है? एक्चुअली इस लेक्चर पे हम वो चीज को ना देख के हम उसके फाइनेंसिंग पार्ट को देखेंगे, राइट, कि ये सारा काम होगा कैसे। क्योंकि देखो, ये काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? पैसा चाहिए, राइट। विदाउट मनी इट कांट बी डन। और ऐसा भी नहीं है कि कम अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, राइट। तो ये सारा चीज फाइनेंसिंग होगा कैसे। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट के तरफ, व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। तो देखो, ग्रीन बॉन्ड से एक चीज तो क्लियर है कि ये एक प्रकार का बॉन्ड है जिससे पैसा मार्केट से उठाया जा सकता है, एक सिंपल बॉन्ड जो होता है, राइट। लेकिन ग्रीन सामने लग जाने के बाद वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो क्या अलग, उस चीज को हम अभी समझते हैं। तो ए ग्रीन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली एनमार्क्ड टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। समझ में आ गया? तो मतलब ग्रीन बॉन्ड सिंपल वही एक बॉन्ड है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मान के चलो, आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल बाद आपको 7% रिटर्न मिलेगा। तो हो सकता है खरीदने के वक्त आपको 100 रुपये लगा और जब आपको वो मैच्योरिटी के वक्त वापस मिलेगा तो आपको 107 रुपये मिलेगा, करेक्ट। तो ये है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रीन बॉन्ड जो है, अब हम जब नॉर्मल बॉन्ड खरीदते हैं तो हमको एक्चुअली में पता ही नहीं रहता कि वो पैसा का यूज कहाँ पे होगा और किस लिए होगा, ऑल्दो वी नो द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के दिन में एक मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड खरीद रहे, ठीक है, ट्रेजरी बिल खरीद रहे एग्जाम्पल। तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दे रही है कि उसको बुलेट ट्रेन में लगा रही है, राइट। तो हमको कभी पता ही नहीं लगेगा ये हमने जो पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट किया ये गया कहाँ। मतलब हम तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट वी वांट इज रिटर्न, हमको 1 साल बाद रिटर्न चाहिए, बट हमारा पैसा किस प्रोजेक्ट में लगा है ये हमको कभी पता नहीं चलता। लेकिन ग्रीन बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है। ग्रीन बॉन्ड से उठाया हुआ पैसा जो है वो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। मतलब आप और मैं अगर हम ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वी विल नो दैट आवर मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो ये हो जाएगा डिफरेंस। देन these bonds are typically asset linked and backed by the issuing entity's balance sheet, so they usually carry the same credit rating as their issuer's other debt obligation. तो मतलब एक कोई भी बॉन्ड का देखो, ये थोड़ा सा डीप में चले जाना होगा, बट यस जब हमने पढ़ लिया है तो चीज को समझ लेते हैं। कोई भी बॉन्ड का ना एक रेटिंग होता है। मतलब हम और आप, हो सकता है आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, हमको नॉलेज है, लेकिन सबको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। तो कोई किसी बॉन्ड पे बिलीव कैसे करेगा? तो वो बिलीव करता है रेटिंग के थ्रू। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको रेट करती है। तो ये जो बॉन्ड्स है ग्रीन बॉन्ड, ये स्पेसिफिक मतलब ये अलग से इनका रेटिंग नहीं होता है। ये एक्चुअली में जो इशूइंग एंटिटी है उनके बैलेंस शीट से जुड़ा होता है एंड उन कंपनीज को या उन गवर्नमेंट का जो भी रेटिंग होता है वो रेटिंग इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ग्रीन बॉन्ड इस प्रकार है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ग्रीन बॉन्ड का इंडिया में क्या मीनिंग है, राइट। सो वो जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा है वो तो डेफिनेशन है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे क्या है, मतलब सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड ये वर्ड आया कहाँ से एंड इंडिया में क्या होने वाला है यूजिंग ग्रीन बॉन्ड। In keeping with the ambition to significantly reduce the carbon intensity of the economy, the Union Budget 22-23
मतलब जो लेटेस्ट बजट 2022 के फरवरी मंथ में आया था वो बजट, अनाउंस द इशुएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, द बजट पैरा 103 इज प्रोड्यूस। तो बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवरऑल मार्केट बॉलोइंग इन 22-23 सोवरेन ग्रीन बॉन्ड विल बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। The proceed will be deployed in public sector project which help in reducing the carbon intensity of the economy। तो समझ में आ गया। बजट में ही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जो पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में उठाया जाएगा दैट विल ओनली बी यूज्ड फॉर मोबिलाइजिंग एंड क्रिएटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, द प्रोसीड विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, मतलब ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में नहीं एप्लीकेबल है अभी, ये डिप्लॉयड इन दी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे फ्रेमवर्क की तरफ। फ्रेमवर्क को समझते हैं कि फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है, देखो, द ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क सेट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए ग्रीन बॉन्ड इशूअर। तो इंडिया के फ्रेमवर्क में इस ग्रीन बॉन्ड को कौन इशू कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द इशूअर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको इशू करेगा। द फ्रेमवर्क अप्लाइज टू ऑल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द इशुएंस अंडर दिस फ्रेमवर्क आर नॉट कंडीशनल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट। Investors in bond issued under this framework do not bear any project related risk। मतलब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, इससे बॉन्ड धारक को कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड क्योंकि देखो, ये जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ये कहीं ना कहीं नया टाइप का चीज है, राइट। इसमें हो सकता है सारे देशों के पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो, बिकॉज देखो क्लाइमेट चेंज को लेके हमने बात तो बहुत किया है एज ए वर्ल्ड, बट काम हमने बहुत कम किया है, करेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट्स बनेगा ना, इन प्रोजेक्ट्स का जो रिस्क है ये रिस्क बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। फ्रेमवर्क में सबसे पहला चीज ये क्लियर किया गया है। इसका मतलब आप और मैं अगर हम करते हैं अप्लाई तो हमको फिक्स्ड इनकम तो मिलेगा ही। अब प्रोजेक्ट के बारे में हमको नहीं पता कि वो कामयाब होगा नहीं होगा, एफिकेसी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा उसकी इकोनॉमी में, वो सारी बात की बात है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई दिस फ्रेमवर्क। किसके पास ये राइट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये राइट है जो ये फ्रेमवर्क को बदल सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, वो है द फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू कंप्लाई विद द 4 कंपोनेंट्स एंड की रिकमेंडेशन of the International Capital Market Association ICMA Green Bond Principle 2021। तो देखो, ये ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल कोई नया चीज नहीं है और ये हर देश अपने हिसाब से तो मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिया गया इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ICMA के द्वारा, जो कि 2021 में दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट टू नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 4 कंपोनेंट की बात हमने पिछले स्लाइड पे की थी, वो 4 कंपोनेंट क्या है। वो है यूज ऑफ प्रोसीड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड एंड रिपोर्टिंग। तो ये सारा चीज आपका क्या है, ये सारा चीज आपका 4 कंपोनेंट्स हैं आउटलाइंड बाय द ICMA इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन। तो उनका जो ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल है ये 4 कंपोनेंट्स को बताते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट इस पे, इन कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ प्रोसीड्स, मतलब जो पैसा आएगा इसको कैसे यूज किया जाएगा। ए ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन इन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अगर ये सारा चीज मैच हुआ तो ही वो प्रोजेक्ट जो है ग्रीन कहलाएगा। एनकरेजेस एनर्जी एफिशिएंसी इन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, reduces carbon emission and greenhouse gases, promotes climate resilience or adaptation, values and improve natural ecosystem and biodiversity, especially in accordance with SDG principle। तो ये सारा पॉइंट्स इसमें आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इस पे। अब बात आता है जो प्रोसीड्स में हमने पढ़ा था, इन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कौन करेगा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, इसका तो एक कमिटी होना चाहिए। तो देखो ये कमिटी है लेकिन थोड़े से बड़े इसमें है। सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री, ठीक है, मतलब MOE FCC है, MOHUA है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है,
ठीक है, MOAFW है, एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, और अदर मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट्स है वो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एक इनिशियल लिस्ट। मतलब मिनिस्ट्री अपना लिस्ट देगी, बट ये अपना लिस्ट किसको देगी? ये है सबसे बड़ा बॉडी, ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी, GFWC। इस कमेटी के जो हेड होंगे वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो आप देख सकते हो, एडिशनल सेक्रेटरी है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लोग रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लोग रहेंगे, क्लाइमेट स्पेशलिस्ट ऑफ फ्रॉम नीति आयोग एक रहेगा, ठीक है, PDMC बजट डिवीजन फाइनेंस के लोग रहेंगे, और जो मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है उन मिनिस्ट्री के कुछ कंसर्न लोग रहेंगे। तो ये सारा कंबाइनली बोला जाएगा ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी। लेकिन आपको याद सबसे ज़्यादा यहाँ पे रखना है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस कमेटी के चेयर होंगे, ठीक है। तो इस कमेटी में ये कमेटी फिर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ये कमेटी रिकमेंड करेगा फाइनल लिस्ट। उसके बाद PDMC डिपार्टमेंट जो कि बजट डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, दे विल प्रोसीड टू इशू द बॉन्ड एंड दोज बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज ग्रीन बॉन्ड। आई होप ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड। तो सबसे पहले हमने यूज ऑफ प्रोसीड को समझ लिया, फिर सिलेक्शन समझ लिया, अब बॉन्ड इशू हो गया, अब प्रोसीड मतलब पैसा आने लगा है, तो ये पैसा कहाँ यूज होगा? तो देखो ये जो पैसा है दिस विल बी डिपॉजिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जिसको बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में देश का तिजोरी या देश का खजाना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही वही तिजोरी है जहाँ पे देश का पूरा जमा पूंजी जमा रहता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये जमा होगा इन लाइन विद द रेगुलर ट्रेजरी पॉलिसी। देन फंड्स फ्रॉम CFI विल बी मेड अवेलेबल फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ ensuring the project proceed allocation and accounting is transparent, clear and beyond doubt. A separate account will be created and maintained by the Ministry of Finance, Government of India. ये पैसा का एक रुपए भी इधर उधर ना हो, इसीलिए मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अलग से अकाउंट क्रिएट करेगा। वो अकाउंट में जाने के बाद वहां से खर्चे होंगे, ताकि इसका जो प्रोजेक्ट मतलब इसका जो उद्देश्य है वो कभी भी खराब ना हो, करेक्ट। इसका एक एक रुपए ग्रीन एंड एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में ही खर्चा होना चाहिए। अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो अनएलोकेटेड प्रोसीड्स इफ एनी विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू सक्सेसिव ईयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट। बाकी का पैसा नेक्स्ट ईयर ये चला जाएगा। तो ये तो बात हो गया मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स की। तो अब बात आता है रिपोर्टिंग की कि खर्चा कहाँ हुआ, हिसाब बताओ। सो रिपोर्टिंग में ऐसा है कि ये ऑडिट होगा, right? Government of India commits to provide investor with transparent reporting on the allocation of proceeds of sovereign green bond as well as the environmental impact of the project funded by the proceed. The allocation report will be updated annually until full allocation of proceed of outstanding green bond and thereafter in case of any material change and will be brought under the supervision of GFWC, जो कि हमने देखा जिसका चेयर कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल कोऑर्डिनेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब हर एक डिटेल, पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ और उसका एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ का ऑडिट होगा और सारा चीज़ देश के लोगों के सामने रखा जाएगा यूजिंग रिपोर्टिंग। तो आई होप ये जो कंपोनेंट्स है ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं कुछ ग्लोबल स्टेटस, है ना, ग्रीन बॉन्ड को लेके क्या है ग्लोबल स्टेटस। तो 2007 में देखो फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो शुरुआत यहां से हुआ था, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 2007 में उन्होंने किया था। 2014 में फर्स्ट सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च हुआ। फिर 2015 में GB मार्केट हिट्स मतलब ग्लोबल मार्केट हिट्स 100 बिलियन मार्क इन द क्यूमुलेटिव इशुएंस। पूरे दुनिया भर में $100 बिलियन का जो थ्रेशोल्ड है 2015 में मीट कर लिया गया। 2016 में फर्स्ट ग्रीन सोवरेन इशुएंस, पोलैंड एक छोटा सा देश है, उन्होंने 2016 में पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया। 2017 में अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया और बहुत सारे लोग क्लाइमेट पे काम करना चाहते हैं तो लोग बढ़ गए। फ्रांस आ गया, फिजी आ गया, नाइजीरिया आ गया और जो क्यूमुलेटिव इशुएंस है वो $250 बिलियन को क्रॉस कर गया, ठीक है, $250 बिलियन को क्रॉस कर गया। अब 2018 में आते हैं हम। 2018 में और भी सारे लोग मार्केट में आ गए।
इंडोनेशिया, बेल्जियम, लिथुआना, आयरलैंड, और जो ग्लोबल मार्केट है वो मार्केट मतलब इशुएंस मार्केट वो हो गया $517 बिलियन, मतलब डबल से भी ज़्यादा एक साल में। 2019 में आते हैं तो नीदरलैंड आ गया, चिली आ गया, और टोटल जो हिट है इशुएंस है वो $783 बिलियन हो गया। 2020 में सबसे बड़ा माइलस्टोन को टच किया $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन के डॉलर मतलब 1 ट्रिलियन के क्यूमुलेटिव इशुएंस को 2020 में हिट किया। विद दिस वी आर डन, लेट्स मीट इन सम अदर लेक्चर। ये सारे शेड्यूल आपके सामने हैं, आपको कोई भी लेक्चर देखना है तो आप डेट याद रखो, और कोई पुराने लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से नए टॉपिक लेके आपके सामने। With this, unfold your potential with IXMB, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.